आज का डीप डाइव हमें लेकर चल रहा है प्राचीन दक्षिण भारत के इतिहास में, और खास तौर पर हम बात करेंगे संगम काल की। हमारे पास कुछ दिलचस्प स्रोत हैं, नक्शे हैं, लिटरेचर के रेफरेंस हैं और शासकों के बारे में नोट्स भी। हाँ। तो मिशन ये है कि इनसे हम चेर, चोल और पांड्य राजवंशों, उनके समाज और संस्कृति की जो मुख्य बातें हैं उनको निकालें। बिल्कुल। और देखिए, ये समझना जरूरी है कि दक्षिण भारत में ना कांस्य युग उस तरह नहीं था जैसा हम उत्तर में देखते हैं। यहाँ लगभग 2500 ईसा पूर्व से एक महापाषाण लौह युग था। ओ, लौह युग? हाँ, महापाषाण लौह युग। इसकी पहचान है काले और लाल मिट्टी के बर्तन और ज्यादातर ग्रामीण समुदाय थे। तो संगम काल जो है वो इसी पृष्ठभूमि पर उभरा। अच्छा, तो ये संगम, ये शब्द बार बार आता है, ये क्या था असल में? कोई जगह, कोई इवेंट? संगम का मतलब है सभा। आप कह सकते हैं एक तरह की विद्वानों की अकेडमी। अकेडमी? हाँ हाँ। और माना जाता है कि कुल 3 संगम हुए, मदुरई और कपाड़ापुरम जैसी जगहों पर। और दिलचस्प बात यह है कि इनको मुख्य रूप से पांड्य राजाओं का संरक्षण मिला हुआ था। पांड्य राजाओं का? जी। और यही संरक्षण वो वजह बना कि तमिल साहित्य का एक स्वर्ण युग आया, जिसका असर सदियों तक रहा। तो मतलब इन सभाओं में लिटरेचर लिखा गया, साहित्य रचा गया? हाँ, और बहुत महत्वपूर्ण साहित्य। इसे 2 मुख्य श्रेणियों में बांटा जाता है। एक है मेलकनक्कू, जो कथात्मक है, और दूसरी है किलकनक्कू। किलकनक्कू? हाँ, ये उपदेशात्मक हैं। इनमें 18 छोटी रचनाएं हैं। और विषय क्या थे? बाकायदा प्रेम, जिसे अकम कहते थे, हाँ। और युद्ध यानी पुरम, ये मुख्य विषय थे। हम दूसरे संगम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ आज भी मौजूद है, तोलकाप्यम। तोलकाप्यम, हाँ मैंने सुना है। ये तो व्याकरण का ग्रंथ है ना? बिल्कुल। ये सिर्फ तमिल व्याकरण का प्राचीनतम ग्रंथ ही नहीं है, बल्कि उस समय के जो सामाजिक रीति रिवाज थे उन पर भी रोशनी डालता है। दुर्भाग्य से पहले संगम का कोई साहित्य हमें मिलता नहीं है। ओह। लेकिन कुछ महाकाव्य भी तो इसी दौर के माने जाते हैं, जैसे वो शिलाप्पादिकारम। हाँ बिल्कुल, शिलाप्पादिकारम, जिसे इलांगो अडिगल ने लिखा। इसमें कोवलन, उसकी पत्नी कन्नगी और नर्तकी माधवी की कहानी है। बड़ी दुखद कहानी है। अच्छा। और कन्नगी का चरित्र इतना मजबूत दिखाया गया कि बाद में उनको पवित्रता की देवी मानकर पूजा जाने लगा। पत्तिनी देवी, सच में देवी की तरह पूजा। हाँ। और फिर मणिमेखलई है, जिसे सत्तन्नार ने लिखा। ये कोवलन और माधवी की बेटी की कहानी को आगे बढ़ाती है। तो ये सिर्फ कहानियां नहीं है, ये उस युग के समाज, नैतिकता, धार्मिक विचार, सब का आईना है। कमाल है। अच्छा, ये तो हुई साहित्य की बात, लेकिन जाहिर है राजनैतिक शक्तियां भी रही होंगी। 3 बड़े नाम हम सुनते हैं, चेर, चोल, पांडे। इनका जिक्र तो शायद अशोक के शिलालेखों में भी है। हाँ बिल्कुल है। अशोक के शिलालेखों में चेरों का उल्लेख केरल पुत्र के रूप में मिलता है। केरल पुत्र? हाँ, ये मुख्य रूप से आज का जो केरल है और तमिलनाडु के कुछ पश्चिमी हिस्से, वहां शासन करते थे। राजधानी थी वंजी। और मुजिरिस और तुंडी जैसे इनके बंदरगाह थे, जो रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार के लिए बहुत फेमस थे। रोम के साथ? जी हाँ, इतना गहरा व्यापार था कि सोचिए रोमनों ने वहां ऑगस्टस का एक मंदिर तक बनवाया था। अरे वाह, मंदिर! हाँ। इनका प्रतीक चिन्ह था धनुष और बाण। और इनमें कोई सबसे प्रसिद्ध राजा हुआ चेरों में? हाँ, सेनगुटवन, जिन्हें लाल चेर भी कहा जाता है। ये वही राजा हैं जिन्होंने कन्नगी पूजा यानी पत्निनी पूजा की शुरुआत की थी, ऐसा माना जाता है। अच्छा, वही कन्नगी। हाँ, और एक पुगलूर शिलालेख है, उससे हमें चेर राजाओं की 3 पीढ़ियों की जानकारी मिलती है। तो चेर पश्चिमी तट पर थे और रोम से व्यापार कर रहे थे, तो फिर पूर्वी तट पर वहां चोल थे। सही। चोलों का राज्य था पांड्यों के उत्तर पूर्व में, कोरमंडल तट पर, जिसे चोलमंडलम भी कहते थे। ये पिन्नार और वेलार नदियों के बीच का इलाका था। राजधानी पहले उरैयूर थी, जो सूती कपड़ों के व्यापार के लिए बड़ी मशहूर थी। बाद में पुहार यानी कावेरीपट्टनम, जो एक बड़ा बंदरगाह भी था, वो भी राजधानी बनी। और चोल अपनी नौसेना के लिए जाने जाते थे। अच्छा, नेवी थी इनकी? हाँ, मजबूत नेवी। हाँ। इनका प्रतीक चिन्ह था बाघ। और चोलों में सबसे महान राजा कारिकाल माने जाते हैं, वो वेणी के युद्ध वाले। बिल्कुल वही। कारिकाल ने वेणी के युद्ध में क्या किया कि पांड्यों और चेरों समेत 11 शासकों का एक संघ बना था, उसको हराया था। 11 शासकों को? अकेले। हाँ। ये उनकी सैन्य ताकत दिखाता है। और कहते हैं कि कावेरी नदी पर जो बहुत पुराना कल्लनी बांध है, ग्रैंड एनिकेट, वो भी उन्होंने बनवाया था। वो आज भी इस्तेमाल में है। कमाल है। अच्छा, तो चेर हो गए, चोल हो गए, अब तीसरा कौन थे?
पांड्या, इनके बारे में क्या खास है? पांड्य तमिलनाडु के सबसे दक्षिणी हिस्से में थे। राजधानी मदुरई वैगई नदी के किनारे, और यही मदुरई संगम सभाओं का केंद्र भी थी। ओ, तो पांड्यों ने ही संगम को संरक्षण दिया था। बिल्कुल। इनका प्रतीक चिन्ह था मछली, और इनका जिक्र सबसे पहले यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने किया है। इससे पता चलता है कि ये कितने प्राचीन थे। और इनका व्यापार कुछ खास था? हाँ, पांड्या अपने मोतियों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर थे। मोतियों का व्यापार जबरदस्त था। इनका भी रोम के साथ बहुत व्यापार था, और कॉर्कोराई इनका मुख्य बंदरगाह था। तो तीनों ही राज्यों का रोम से अच्छा कनेक्शन था। हाँ, व्यापारिक कनेक्शन मजबूत था। राज्यों के अलावा अगर हम आम समाज को देखें तो वो कैसा था? क्या कोई वर्ण व्यवस्था जैसी चीज थी? देखिए, वर्ण व्यवस्था जैसी नहीं, लेकिन मोटे तौर पर समाज बटा हुआ था। जो शासक वर्ग था वो अरासर कहलाता था। अरासर। हाँ, फिर वेल्लालार थे जो धनी किसान या भूस्वामी होते थे, और कदेसियार शायद निम्न वर्ग के मजदूर रहे होंगे। व्यापारियों के लिए वैश्य शब्द मिलता है। लेकिन एक और बहुत अनोखी चीज थी, वो थी तिणय व्यवस्था। तिणाई? ये क्या है? यह असल में तमिल क्षेत्र का भौगोलिक विभाजन था। 5 तरह की जमीनों में बांटा गया था पूरे इलाके को। 5 तरह के? हाँ, कुरिंजी यानी पहाड़ी इलाके जहां शिकार और संग्रहण मुख्य काम था। पलाई यानी सूखी बंजर जमीन जहां मवेशी चोरी या लूटपाट होती थी। मुल्लई यानी चारागाह जहां पशुपालन होता था। मारुतम यानी उपजाऊ मैदान जहां खेती होती थी। और नयाताल यानी तटीय इलाके जहां मछली पकड़ना और नमक बनाना मुख्य काम था। अरे वाह, ये तो बहुत दिलचस्प है। हाँ, और हर तिणय की अपनी अलग अर्थव्यवस्था, अपनी जीवन शैली, यहाँ तक कि अपने देवता भी अलग अलग थे। तो समाज सिर्फ वर्ग में ही नहीं बल्कि भूगोल के आधार पर भी संगठित था। बिल्कुल। ये दिखाता है कि भूगोल का जीवन पर कितना गहरा असर था उस समय। और शासन व्यवस्था कैसी थी? राजा का चुनाव होता था या वंशानुगत? नहीं, वंशानुगत। राजतंत्र था। राजा का बेटा ही राजा बनता था। अच्छा। हाँ। तो ये जो इतना फलता फूलता दौर था संगम काल का, इसका अंत कैसे हुआ? हाँ, लगभग 3री शती ईस्वी के बाद ना कालभर नाम के एक समूह का जिक्र आता है। कालभर? हाँ, कालभर। उन्होंने इन तीनों राज्यों को, चेर, चोल, पांडे, सबको उखाड़ फेंका। और फिर करीब 300 ईस्वी से 600 ईस्वी तक का जो समय है वो कालभरों का काल कहलाता है। इस दौर के बारे में जानकारी बहुत कम है, इसलिए कुछ इतिहासकार इसे अंधकार युग भी कहते हैं। ओह, तो एक तरह से गैप आ गया इतिहास में। हाँ, एक तरह का अंधेरा दौर। तो चलिए संक्षेप में देखें तो इस डीप डाइव में हमने संगम काल के 3 अहम राज्यों चेर, चोल, पांड्या, उनके महत्वपूर्ण शासकों को जाना, संगम साहित्य की समृद्धि देखी, समाज की बनावट समझी और वो अनोखी तिणय व्यवस्था के बारे में भी बात की। ये वाकई प्राचीन दक्षिण भारत की एक बहुत ही जीवंत तस्वीर पेश करता है। बिल्कुल। और अंत में बस एक विचार छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। हाँ? कि संगम काल में रोम के साथ जो इतना गहरा और लगातार व्यापार चल रहा था, क्या उसने दक्षिण भारत की उस समय की अर्थव्यवस्था और संस्कृति को सिर्फ ऊपर ऊपर से ही छुआ, या उसके कुछ ऐसे गहरे प्रभाव पड़े जिन्हें शायद हम आज भी अनजाने में ही सही महसूस कर सकते हैं? ये एक आगे की खोज का विषय हो सकता है।